कल तक हमने बात की थी कि एसी डीसी में क्या अंतर है, अल्टरनेटिंग करंट की उपयोगिता क्या है, और जब ये रजिस्टर के क्रॉस लगाया जाएगा तब आगे कैसे ये प्रोसीड करेगा, इस पर हमने कल चर्चा की थी, इस पर हमने बात की थी। और जो फॉर्मूला निकल के आया था वोल्टेज का, V इक्वल्स वी एम साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स आई एम साइन ओमेगा टी, जहाँ आई एम किसके बराबर था, वी एम अपॉन आर के बराबर। सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन है किसका, ओम्स लॉ का, वी एम डिवाइडेड बाई आर। क्लियर? नाउ सर इसमें m क्या है? m मीन्स मीन पोजीशन वाला, कुछ नहीं, वो समझने के लिए है। अभी मैं यहाँ पे आई की जगह आई नॉट लिख देता तो फिर वो आई नॉट मतलब इनिशियल पहले कुछ रहा होगा ना, करंट के फ्लो होने से पहले कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना किसी में। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट आगे देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फेजर डायग्राम के बारे में। और आज अभी अगर समझ लोगे इसके बाद जितने भी फेजर डायग्राम आएंगे तुम खुद ही कर लोगे, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आज अभी समझ नहीं पाए तो फिर या तो रट्टा मार लोगे या लिख लिख के याद कर लोगे, दोनों बातें। ठीक है ना? और कुछ है नहीं इसमें, तो बात कर लेंगे पहले फेजर डायग्राम की। देखिए, आप जितने भी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे सब में फेजर डायग्राम खुद से बना लेंगे आप। बुक में दिया भी हुआ है, रेफर कर लीजिएगा तकलीफ होगी तो। लेकिन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो खुद से बना लेंगे, इतना मुझे भरोसा है। व्हाट इज फेजर डायग्राम? डायग्राम का मतलब जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको डायग्राम बोलते हैं। फेजर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फेज। फेज का मतलब क्या होता है? एंगल। एंगल किन के बीच में लिया जाता है? फेजर का मतलब है एंगल का डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है? दो एंगल्स होते हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस। जैसे आप मार्क्स का डिफरेंस निकालते हैं तो जो हायर होता है और जो लोअर होता है उसके बीच का डिस्टेंस अपन क्या बोलते हैं? मार्क्स का डिफरेंस बोलते हैं ना, बोलिए। उसी तरीके से फेजर डायग्राम क्या है? नथिंग बट डिफरेंस ऑफ the phases between current and voltage। करंट और वोल्टेज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम। उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे उसको बोलते हैं फेज एंगल, फेज। ठीक है ना? अब आप समझिए, इसमें दो बातें निकल के आएंगी पूरी जो है। क्या निकल के आएंगी? पहली चीज तो समझ लेते हैं, तीन केस होता है। तीन केस कैसे हैं? आई फॉर करंट, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। उसके बाद जब हम आपको डायग्राम पहले वाले बना के देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है वोल्टेज। और ग्राफ दोनों का कैसे होता है? साइनोसॉइडल और कोसाइन रिलेटेड। ये बात आप जानते हैं, साइन या कोसाइन, इसका मतलब है या तो ये ऐसे होगा ग्राफ या फिर ऐसे होगा ग्राफ। स्टार्टिंग फ्रॉम अबव दैट इज साइन, साइन कर्व, स्टार्टिंग फ्रॉम बिलो दैट मे बी कॉस कर्व। ओके, these are some basic terminologies which has been introduced before making the phasor diagram. Because if you will understand once how will you draw the phasor diagram, then after going to your home you can easily draw this diagram. And in exam only two conditions will arise. Either you will learn or cram and drop in the question paper, drop in the answer sheet, or either you will try to learn today and in your examination sheet you will draw very carefully, which is more beneficial. तो पहले कंडीशंस जो अराइज होंगी वो क्या होंगी? कंडीशंस
that will arrive या अराइज लिखिए, अब ग्रामर में जाइएगा। नंबर 1 कंडीशन, ये दोनों बोथ इन सेम फेज, मतलब ये देखिए, ये सेम फेज वाला ग्राफ को देखना है तो मैं ये पहला वाला यहाँ बना देता हूँ इसे, बोथ इन सेम फेज, ये ऐसे है, ये आपका V का ग्राफ है, I वाला भी, हाँ देखिएगा I वाला भी आएगा ऐसे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, बाकी इसका जो बन रहा है क्रेस्ट और ट्रफ वो अलग डिफर कर सकता है। तो ये क्या है, सेम फेज में है, तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस आएगा, सपोज 5 फेज डिफरेंस है, वो 0 डिग्री होगा। क्लियर, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, दो में से या तो करंट आगे या वोल्टेज पीछे, एक तो दोनों बराबर। भाई दो लोगों में कंपैरिजन अगर करेंगे आप तो दो लोगों में कंपैरिजन कैसे होगा, जैसे मैं हूं आप हैं, ठीक, कंपैरिजन कैसे होगा, मैं और तुम बराबर हैं, किसी भी एक आधार को ले लीजिए, हाइट में ले लीजिए, ठीक है ना, मैं और तुम हाइट में क्या है, बराबर है, एक केस। दूसरा केस क्या बन सकता है, या तो तुम्हारी हाइट ज्यादा है मेरे से, दूसरा केस, या मेरी हाइट तुमसे ज्यादा है, ये तीसरा केस है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलो भैया। सेम तीनों कंडीशन यही है और बस इसी पे सब कुछ टिका हुआ है। इसी पे आप पहला वाला केस आप पढ़ लिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस वाला केस यहाँ पढ़ लिए। अभी जब दूसरे में करंट आगे कराएंगे तो फिर आगे आ जाएगा आपका कैपेसिटिव सर्किट, थर्ड वाला आगे कराएंगे वोल्टेज को तो आ जाएगा इंडक्टिव सर्किट, खत्म, यहीं पे खत्म तीनों। समझ में आ रही बात। और एलसीआर आएगा तो उसमें फेजर डायग्राम आता है, उसका एक्सप्रेशन आता है बाकायदा, tan थीटा इक्वल्स XL माइनस XR डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है ना। तो वो वाला पेपर में निकालने के लिए आता है कि फेज एंगल क्या होगा, तो परेशान नहीं होना, बस यही समझना। सेकंड वाला देखिए, इसमें आगे को अहेड बोलते हैं, मैं लिख देता हूं हिंदी में, आगे को बोलते हैं अहेड। ये टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, यही है मार्क्स, और कुछ है नहीं इसमें, मार्क्स इसी देगा। और पीछे को जो बोलते हैं वो लैग बोलते हैं। पीछे को लैग का मतलब है कि आइदर करंट विल लैग वोल्टेज और वोल्टेज विल लैग करंट। तो इसमें मैं लिख देता हूं कि करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज, करंट ज्यादा है वोल्टेज से, आगे है। तो थर्ड वाले केस में क्या होगा, नहीं वोल्टेज इज लैग, अब आगे है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वोल्टेज इज लैगिंग बाय करंट या वोल्टेज इज लैग्ड बाय करंट। तो करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज, अगले वाले में करंट इज या वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट, वो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट। समझ गए ना, कोई डाउट। तीनों केस खत्म, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, आर एल सी या एल सी आर। समझ में आ गई बात, काम 25 हो गया एकदम सर। तगड़े से। एक बार और बता दीजिए, देख लो, तुम उधर देख रहे थे, मैं जान रहा था, नहीं करती, उधर लाइट आती है ना इसलिए। हाँ मैं देख रहा था, तुम उधर देख रहे थे, फिर से देख लो। फेजर डायग्राम क्या है, नथिंग बट डिफरेंस ऑफ फेजेस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। यानी जब तुम इनके डायग्राम्स को पेपर पे या मैं ड्रॉ किया हूं व्हाइट बोर्ड पे, तो तुम कॉपी में पेपर में कहीं लिखोगे तो कैसे जान पाओगे कि अंतर है। जानने का मतलब अंतर, ये एक लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन खींच दिया मैंने, तो कैसे जान पाओगे इसके अंदर है, जब तक दूसरी लाइन नहीं खींचूंगा मैं, जान पाओगे। तो वही यहाँ भी है कि अगर करंट और वोल्टेज मूव कराना है आपको, क्योंकि दोनों के उसमें आपका ग्राफ क्या है, साइन वाला कर्व है या तो साइन वाला कर्व। आगे जो है आई करंट मान लिया है, बी वोल्टेज मान लिया है। अब तीन कंडीशन पैदा होंगी। पहला,
या तो वोल्टेज और आई दोनों एक समान रहे, दोनों में अंतर ना रहे, ठीक है ना। चौड़े होके बैठे हो तो नींद आएगी, सही बैठो आराम से। बोथ इन सेम फेज, तो फाई बराबर 0 डिग्री। सेकंड है करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज, यानी करंट आगे होगा किससे, वोल्टेज से। थर्ड वाले में वोल्टेज आगे होगा करंट से। बस यही चीज है, तीनों केस है। फेजर डायग्राम कैसे बनाना है, यहाँ आपको जैसे मैंने ये बनाया है, V है ये, और ये वाला ग्राफ आपका I है, तो एक ही उसमें लिख गया है। समझ में आ रही बात, कोई डाउट? बोलो भैया। सर एक सर्किट में करंट वोल्टेज एक साथ फ्लो करा जा सकता है? और क्या, वोल्टेज ही तो पैदा करता है करंट को, करंट कहीं अलग से नहीं आता है ना। सर जी वो हाँ। फाई इक्वल टू 0 डिग्री लिखे हैं। हाँ, फेज डिफरेंस इनका 0 है, लिख नहीं पाए क्या अभी तक? Now look here. Phasor diagram for AC in resistor. ये मूव करेगा, 0 है, पाई 2 पाई, ठीक है ना। 0 है, पाई है वो 2 पाई। समझ में आ गई बात? ये ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा टी का ही डिफरेंस आता है। अगला वाला यहाँ देखिए, अब इसमें से आप किसी एक को वोल्टेज मान लीजिए, सपोज दिस इज IM, I मतलब करंट, एंड दिस इज व्हाट VM। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे सब में लिख लेना है। In this circuit, the current and voltage both are in same phase with each other। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे तगड़ा पॉइंट यही है, 1 नंबर में पूछ देता है। अभी आगे आप जब पढ़ेंगे अगली वाली तो उसमें पाएंगे कि हाँ क्या क्या कह रहा था मैं। पावर डिसिपेशन in resistor when connected with AC। पावर डिसिपेशन, इसका थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत आसान है। मैं आज आपको एक ब्रह्मास्त्र दे देता हूँ, अभी आगे पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि चाहे जो भी सर्किट हो, पावर डिसिपेशन उसमें 0 होता है। समझ में आ रही बात? यहाँ पाएंगे भी पावर फैक्टर बोला जाता है उसको, पावर फैक्टर cos पाई होता है, 0 होता है, ठीक है ना। पावर फैक्टर बोलना चाहिए था, पावर डिसिपेशन निकल गया। देखिए इधर आप पीछे फॉर्मूला पढ़े थे, P इक्वल्स I²R आया था ना, इसी के अकॉर्डिंग पीछे वाले क्लास 10th में P इक्वल्स I²R, तो यहाँ P इक्वल्स कितना आ जाएगा, I की जगह IM² R आएगा ना।
अब देखिए यहाँ एवरेज पावर लिया जाता है। ये एंगल ब्रैकेट जो है, एंगल ब्रैकेट मींस एवरेज, एवरेज है ये। ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। एवरेज है ना, एवरेज का मतलब है कि जितना साइकिल में घूम के गया। अब मान लीजिए एक बार घूम के गया, 2 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, हमको थोड़ी पता है, हम तो एवरेज लेते हैं। तो एवरेज लेके निकालेंगे तो पावर डिसिपेशन आएगा। समझ में आ रही बात? बोलो भैया। Im²R क्लियर? अब देखिए मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ और यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, हर बार बताऊंगा जब तक समय आएगा, जब जब रहेगा, कि टीचर की महत्वता देख लीजिए। हाउ यू विल अंडरस्टैंड। एनसीईआरटी में डायरेक्ट उसमें क्या दे दिया है, देखिए ना आप पढ़ के, P एवरेज मतलब बार लगा हुआ है, Im² और उसका ब्रैकेट के अंदर sin² दिया हुआ है ना। लेकिन कहाँ से आया है ये, इसने थोड़ी दिया। बोलो भैया, बोलो। sin²t। यहाँ देखिए अभी जब शुरू किया था मैंने पढ़ाना तो ये बताया था कि I = Im sin⁡ωt आया था ना, नहीं आया था? तो अब यहाँ पे देखिए ये चीज, अब इसी की वैल्यू है I²R है, ये वाला है ना I²R, तो पुट कर दिया गया। तो I की जगह Im²R sin⁡ωt है ना। बोलो भैया। अब आप देखो कि sin⁡ωt है, इसकी वैल्यू कितनी ले ली है इसने, आधी ले ली है, 1/2। और वहां देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कहाँ से आया है, फॉर्मूले से आया है। कौन सा फॉर्मूला है जल्दी से देख लेंगे, उसमें भी दिया हुआ है, देखिए जब cos 2ωt या cos 2θ, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अगर देखना है तो इसको ब्रैकेट में cos 2θ इक्वल्स कितना, 1 - 2 sin² आएगा ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम बात करें sin² की तो कितना आता है, 1 - cos 2θ / 2 आएगा ना, नहीं आएगा? बोलो। इसको अलग अलग लिख देंगे, 1/2 इधर लिख देंगे, माइनस cos 2θ / 2 इसको अलग लिख देंगे, मतलब 2 से ऊपर नीचे ऊपर अलग अलग डिवाइड कर दिए। तो ये कांस्टेंट है, इसको अपने पास रख लेंगे, जब हमें जरूरत होगी लगा देंगे। और यहाँ देखिए cos 2θ है, तो ये पूरा एक ओवर साइकिल है। ओवर साइकिल का मतलब ये होता है पूरी कंप्लीट साइकिल है। तो ये पॉजिटिव आधा है और ये नेगेटिव आधा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, 0। ठीक ना, ये समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं, 0 आ जाती है। अब 0 आ जाएगी तो ये वाली वैल्यू बची खाली 1/2 बची ना। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आप, देयरफॉर P कितना निकल के आ जाएगा, Im² R × 1/2 या P इक्वल्स आधा Im² R। ये क्या आ गया आपका, पावर आ गया, एवरेज पावर डिसिपेटेड, एवरेज पावर डिसिपेशन इन द रेजिस्टिव सर्किट। क्लियर? बड़ा टॉपिक है स्टार्टिंग का, हम ब्रेक करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स में ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी रहे। डिसिपेशन मतलब होता है निकालना, गर्मी निकालना, चाहे मनुष्य में हो और चाहे सब्जेक्ट में, दोनों निकालनी आनी चाहिए। समझ आ रही बात ना? Have you written all these? Write it down fast. Now look here, next topic is very important for 2 marks. Question आता है कि what is RMS value of current? How will you derive RMS value? मैंने कॉन्सेप्ट को ब्रेक किया है, डोंट वरी अबाउट पीछे वाले, डोंट वरी, पीछे वाले डरो मत। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव करंट। रूट मीन स्क्वायर RMS
और इफेक्टिव करंट। इफेक्टिव करंट का मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप इफेक्टिव करंट का मतलब समझिए, जैसे कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, धमकी देते हैं, कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और कुछ लोग हैं जो पहले कर देते हैं बाद में बताते हैं, या उनके दिमाग में रहता है कि हमें ये करना है, वो चिल्लाते नहीं चाहता। तो इफेक्टिव का मतलब होता है जो ज़्यादा कार्यरत हो। जैसे आपने 50 एम्पियर करंट फ्लो कराया, लेकिन 50 एम्पियर करंट फ्लो कराया तो उसमें दम नहीं है कि वो कुछ और कार्य कर ले 50 एम्पियर वाले के तरीके से, ठीक है ना। तो खोखला धमकी देना मतलब इफेक्टिव ना होना। इफेक्टिव का मतलब पावरफुल होना, सिंपल मीनिंग यही है, पावरफुल। रूट मीन स्क्वायर RMS, नाम है, रूट है, मीन है, स्क्वायर है। यानी अभी जो देखेंगे आप आगे चल के, उसमें अंडर रूट लिया जाता है आई का, करंट का, ठीक है ना। यहीं से आया, अभी यहीं से लिया जाएगा, सब यहीं से आएगा, परेशान ना होइए, देखिए इधर यहीं से आएगा, इसलिए मैंने ये बताया है। तो आई इसकी डेफिनेशन है, आई इक्वल्स अंडर रूट व्हाट, आई स्क्वायर, अंडर रूट कितना, आई स्क्वायर। बार का मतलब है एवरेज, ठीक, समझ रहे हैं ना। आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाले थे, इसको लिख सकते हैं अपन IRMS। ओके डियर, IRMS। तो अंडर रूट आई स्क्वायर कितना आएगा, पीछे वाले डियर तुमको समझ में आ रहा है ना, इसलिए एकदम स्लोली पढ़ा रहे हैं। और कल वाला वीडियो भी देख लेना, नहीं आएगा फिर से मुझसे पूछ लेना। यहाँ वाली वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा, आपने देखा अभी एवरेज इधर कितना आया था, IM स्क्वायर R कितना, ये बात समझ आ रही है, बोलो भैया। तो 1/2 IM स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक भैया। तो आई स्क्वायर यहाँ से रूट से हट के यहाँ आ जाएगा कितना, IM, और नीचे इंटू 1/√2। तो यहाँ बस खत्म काम, ये आ गया, यही निकालना, 2 नंबर में आता है यही। IRMS पूछता है एक लाइन में क्या है, और एक लाइन में हाउ इट कैन बी डेराइव्ड, तो √2। तो IM, अब इसकी √2 की वैल्यू क्या होती है, पीछे वाले जोर से नहीं, धीरे से नहीं, एकदम धीरे से नहीं बताएंगे। IM divided by √2, yes, tell me the value of √2। तो ये आपका जो आता है 0.707 IM, ठीक भैया। इसको रट लेना, सीधी बात में बकवास, याद कर लेना है इसको। IR यही 5 बार मन में दोहराइए, IRMS इक्वल्स टू 0.707 IM, IRMS इक्वल्स टू 0.707 IM। तो IRMS, देखिए मैंने MRS लिख दिया, 11 वाला है क्या, रूट मीन, हाँ वही वाला है, लेकिन यहाँ अंतर है, ये IRMS की वैल्यू है। सिमिलरली वोल्टेज का कितना आ जाएगा RMS, सेम 0.707 VM। समझ गए भैया, कोई तकलीफ? Have you written all these? All of you? Tell me. All right? Yes sir. Any problem? No sir. If you feel any doubt, kindly ask. Any doubt, any single inch doubt. Okay? Because I am, in comparison to the chapter, here I am slow. Why I am slow? You are getting all these things. धीरे धीरे आपको पता चल रहा होगा कि क्यों थोड़ा सा इन कंपेरिजन टू अदर चैप्टर में स्लो, क्योंकि चीजें देखिए आपको सब चीज बतानी इसमें नया ही है पूरा, देख रहे हैं ना। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर ये खत्म हो जाएगा और आप भी निपट जाएंगे, इस चैप्टर में निपट जाएंगे।
ना रुकिए, फेजर डायग्राम मैंने आपको बता दिया है ना, बोलो भैया। ये वाला रीड करके आएंगे, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर। रोटेटिंग वेक्टर को ही रोटेटिंग वेक्टर का मतलब समझ लीजिए पहले क्या है एक लाइन में। जैसे यहाँ पे ये फेजर डायग्राम है, हाँ, यहाँ एक लाइन खींची गई है, इसको वेक्टर लाइन बोलेंगे। अब ये जैसे ये है तो इसी को रोटेट करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो इसी को रोटेटिंग वेक्टर बोलते हैं। कुछ और नहीं है, वही जो लाइन खींची जाती है उसी लाइन को मूव कराने के लिए, मूव जो कराते हैं उसी को बोलते हैं रोटेटिंग वेक्टर। ओके, इन आउट। नाउ यू विल गेट टू दैट। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको एक टॉपिक समझ में आ गया है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन रेजिस्टर, ठीक है ना। मन में दोहरा लीजिए 1 मिनट के अंदर कि एसी वोल्टेज जब लगाया जाएगा तो V जो आएगा वो कितना आएगा, Vm साइन ओमेगा टी। मेरे साथ दोहराइए, मन में दोहराइए, चाहे बोल के चाहे जैसे, कुल मिला के याद कर लेना है, यहीं पे पढ़ के यहीं से निकल जाना है, ठीक है ना। Vm इक्वल्स टू V इक्वल्स Vm साइन ओमेगा टी, ओके। I इक्वल्स Im साइन ओमेगा टी। अब एक और स्मार्ट वर्क का तरीका बता देता हूँ। जहाँ ये टॉपिक खत्म हुआ है आप 6-7 लाइन छोड़ दीजिए, लगभग इतना पेज छोड़ दीजिए, और ऊपर जितने फॉर्मूले हैं यूज हुए हैं उसको क्या करेंगे, लिख के और बॉक्स में कर देंगे, चट से तुरंत काम 26 हो जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, तैयार करने में। स्मार्ट वर्क करिए ना थोड़ा सा, क्या ही बोले, जो भी है ठीक ही। IRMS की वैल्यू 0.707 आई, VRMS की वैल्यू 0.707 VM, ओके। पावर फैक्टर 0 होगा हर एक सर्किट में, इंडक्टिव में, रेजिस्टिव में और कैपेसिटिव में। आगे आएगा, आई विल टीच यू दैट, ओके। अब एक लाइन में और समझ लीजिए, कुल मिला के अगर कही जाए प्योरली रेजिस्टिव और प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, व्हाट आर दे कॉल्ड एज? प्योरली इंडक्टिव, प्योरली रेजिस्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव मींस, अगर हम प्योरली कैपेसिटिव बोलेंगे तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा होगा। प्योरली इंडक्टिव बोलेंगे तो उसके अंदर केवल और केवल इंडक्टर लगा होगा, कुछ और नहीं लगा होगा भाई साहब। जैसे पहला वाला आपने पढ़ा, I can call that purely resistive circuit. A resistive is derived from resistor. Purely resistive means resistor लगा हुआ है, समझ में आ गई बात। Purely inductive means इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर कैसे लगता है, ये आपका इंडक्टर, पीछे वाले में पढ़े होगे ना, कॉइल लगी रहती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। समझ में आ गई बात, कोई डाउट तो नहीं है ना। ये वाला टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं प्योरली इंडक्टिव अभी राइट नाउ। तो नेक्स्ट टॉपिक है एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। देखिए, सबका सिंबल जानना बहुत जरूरी है, सिंबल नहीं जानोगे तो पढ़े लिखे गधा कहलाओगे। ये ऐसे बना है, मैं ऐसे बना देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर इसमें तो ऐसे है। L now look here, सेम प्रोसेस, सेम क्राइटेरिया। अंग्रेजी 2 लाइन लिख देनी है। क्या, एक इंडक्टर लिया गया है जिसको अपन कनेक्ट किए हैं किससे, ईएमएफ से, करंट से ना, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज है। याद करिए इंडक्टेंस, पीछे वाले चैप्टर से, कनेक्ट, इंटरलिंकिंग, करंट रेजिस्टर में फ्लो होता है, वोल्टेज भी होता है। या देखिए इंडक्टर क्या जनरेट करता है,
ईएमएफ या ईएमएफ की वजह से इंडक्टर ऑपरेट होता है। पता है ना पीछे क्या था, याद करिए लेंज लॉ, जिसने पैदा किया उसी को दबा देता है। E इक्वल्स माइनस d∅/dl रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैग्नेटिक इंडक्शन होगा तभी तो होगा इंडक्शन वाले चैप्टर में। तो यहीं पे तो आपने पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सारी बातें कहीं और। तो यहाँ क्लियर है क्या चीज जनरेट होगा, ईएमएफ। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द फोर्स which brings electrons into motion, that is called as electromotive force. Is it all right? Now the same type of Kirchhoff loop rule लगेगा यहाँ पर, जैसे उसमें लगा हुआ है Kirchhoff's loop rule. Therefore by using, अंग्रेजी लिख लेंगे ना 2 लाइन, अरे नहीं लिख पाओगे बताना। Kirchhoff's लूप रूल, किरचॉफ का लूप रूल लगाएंगे। समेशन किसका, पूरा जो होता है, समेशन ऑफ ऑल ईएमएफ एट टाइम t इक्वल 0। यहां देखिए उसमें इंडक्टर में कितना ईएमएफ जाएगा, ये सपोज V जनरेट किया, इसने वोल्टेज कितना पैदा किया V, यहां जाएगा, याद करिए I कितना आता है, पीछे पीछे सेल्फ इंडक्टेंस वाले में एक कॉइल में कितना आता है, फाई इक्वल्स Li, नहीं आता, बोलो भैया नहीं आता। फिर यहाँ कितना आ जाएगा Li, जैसे देखिए Li लिख सकते हैं तो L लिखा हमने, लेकिन यहाँ पर I चेंज हो रहा है क्योंकि ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, I चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब घट बढ़ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 5 एम्पियर तो कभी 2 एम्पियर तो कभी 50 एम्पियर। कांस्टेंट थोड़ी है ये, और ना कभी कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए ना। एसी चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, और एसी वाली चैप्टर में कांस्टेंट चीज पढ़ लोगे तो वो तो फिर विरोधाभास है ना, खत्म। फिर नहीं आया समझ में, हाँ। तो याद रखिए चीज, जरूरी नहीं है कि हर चीज कॉन्सेप्चुअली यही किया जाए, थोड़ा कॉमन सेंस भी होता है। di/dt, ठीक है ना भैया, बोलो। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। किरचॉफ रूल लगाएंगे तो V माइनस L di/dt कितना हो जाएगा 0। ये तो आपको समझ में ना, वही पीछे वाले क्लॉकवाइज साइकिल फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेना या फिर यहीं पूछ लेना। अब इसको उधर भेज देंगे। किरचॉफ रूल लगाएंगे, याद है ना ये चीज कैसे होता है, सारे यहाँ पे लगा हो, यहाँ पे लगा हो, जहाँ भी लगा हो, सबका वोल्टेज का सम जो है वो 0 बराबर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सोर्स एक ही होता है। तो V इक्वल्स L di/dt, तो यहाँ से di/dt कितना हो जाएगा आपका V/L हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी आई थी, Vm sin ωt डिवाइडेड बाई L, नहीं आएगा, आएगा ना, बोलो भैया। नाउ नेक्स्ट अब देखिए इधर करंट निकालना है आपको, तो करंट निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे ना, इंटीग्रेट नहीं करेंगे, जो कांस्टेंट वाली क्वांटिटी है उसको कांस्टेंट की जगह लिख देंगे। अब इसको एरो लगा के di इक्वल्स Vm sin ωt। अब ये dt यहाँ डिवाइड में था, उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइडेड बाई L। अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, मैथमेटिक्स में पहले मैं क्यों पढ़ा दे रहा हूँ, आपका इंटीग्रेशन रिफर्निश हो जा रहा है। और जब पढ़ोगे इसमें बहुत यूज है इंटीग्रेशन का, सबसे ज्यादा उसी का यूज है ही है। इसको कहते हैं आगे विजनरी सोचना, ऐसे बनना, विजन लेके चलना है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स डी आई इंटीग्रेशन इक्वल्स वी एम अपॉन एल कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। तो डी आई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल कितना आ जाएगा आपका आई इक्वल्स वी एम अपॉन एल। यहाँ बोलो जल्दी बोलो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस बोलो माइनस कॉस थीटा नहीं आएगा बोलो तो माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट भी तो आएगा नहीं आएगा आएगा ना। अब आप देखिए कंपेयर कराएगा भी आगे, इसको नोट कर लिया हो तो फिर मिटा दे। सर जी वो क्या लिखे हैं लास्ट लाइन में? कांस्टेंट है सी लिख दो। अरे इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट नहीं जोड़ते हैं क्या? माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस सी। ऑलराइट, राइट इट डाउन फास्ट। प्लीज लुक हियर। क्या देखिए माइनस कॉस ओमेगा टी है, अगर कॉस ओमेगा टी को साइन थीटा में बदलना है तो क्या लिखते हैं आप? या कॉस थीटा को साइन में बदल मतलब साइन थीटा को तो साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं नहीं लिखते हैं? 90 माइनस ओमेगा टी लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बोलो डियर भाई, साइन 90 माइनस थीटा कितना? और अच्छे से देख लो, मतलब जो दिमाग में फीड हुआ है, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी इक्वल्स कितना? कॉस ओमेगा टी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। बस खत्म काम इसके बाद। अब यहाँ देखिए लेकिन माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी लाने के लिए यहाँ भी माइनस ओमेगा टी प्लस में मतलब माइनस ओमेगा टी होगा तभी तो आएगा उसमें प्लस में नहीं आएगा। तो साइन कुछ और नहीं करना है, यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख देना है। जो प्लस में है उसे माइनस में, जो माइनस में है उसे प्लस में, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर देख रहे हैं आप। तो cos 90 माइनस थीटा है तभी माइनस थीटा आया है। नहीं कुछ आपको नहीं करने की जरूरत ना। आपने क्या किया भाई, जो माइनस में था वो प्लस में था क्योंकि यहाँ माइनस में है, एंगल माइनस में आ गया ना भाई। cos 90 माइनस थीटा सॉरी साइन 90 माइनस थीटा क्या है? cos थीटा है। तो आपको माइनस cos थीटा चाहिए तो यहाँ माइनस में लेना पड़ेगा एंगल, जो ले रहे हैं आप माइनस पाई बाई 2 जिससे माइनस करवा रहे हैं, ठीक है ना? बोलो भैया। तो इसकी जगह अपन क्या पुट करेंगे? ये चीज पुट करेंगे किसमें? इस वाले एक्सप्रेशन में। नंबर 1 कांस्टेंट की वैल्यू बाद में 0 पुट कर दी जाती है, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना भैया? और लिया मतलब इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज 0, तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ पॉइंटर के फॉर्म में। सिंस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज टेकन 0 therefore I equals Vm upon L। अब यहाँ माइनस का कॉस वाला आप क्या लिख पाएंगे? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये आपके I का क्या आ गया? एक्सप्रेशन आ गया। समझ गए भाई साहब? बोलो भैया। अब यहाँ देखिए माइनस पाई बाई 2 है, यानी कि अगर करंट वाला क्या आया था, यहाँ पे ये चीज आया था, अब वोल्टेज वाला आप पाएंगे तो कितना आता है? साइन ओमेगा टी आता है, यानी ये पीछे है ना इसमें पाई बाई 2। याद करिए, बोलो भैया, है ना? नहीं है? ऐसा क्यों देख रहे हो मुझे यार? देखो अब आगे जो आएगा यहाँ पे Vm अपॉन L इंडक्टिव सर्किट का है, इसको बोलेंगे अभी एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। Im इक्वल्स, इसको लिख पाएंगे कितना? I इक्वल्स Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। नीचे वाला मिटा दे, बोलो भैया।
यहाँ देखिए क्या दिया गया है, आई एम एक्सएल इक्वल्स ओमेगा एल और वी एम अपॉन एक्स, मतलब जैसे वहाँ रजिस्टर था, आप देखिए इसमें भी पाएंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सारा चीज। रिएक्टेंस दरअसल कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस से ही डेराइव हुआ क्या है, रिएक्टेंस, मतलब जो अवरोधक है, जो उसको रोकता है, ब्रेक करता है। समझ में आ रही बात? तो एक्सएल क्या है, एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है, एक्स का मतलब रिएक्टेंस, तो इसको अपन बोलेंगे इंडक्टिव, इसको आप बाद में चाहे बॉक्स में लिख लीजिएगा चाहे अलग, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू होती है एक्सएल इक्वल्स ओमेगा एल। ओके, सब न्यूमेरिकल में दमदार तरीके से इस्तेमाल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरा भयंकर रूप से। समझ गए आप? और एसआई यूनिट इसकी क्या है, एसआई यूनिट ओम। सब जितना भी पाएंगे रजिस्टर का ही बड़ा प्रारूप है, जैसे रजिस्टर होता है ओम आता है, वैसे ही है। ठीक ना? समझ में आ रही बात? नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हेयर द करंट इज 5/2 behind the voltage. Okay, current is 5/2 behind the voltage V. क्लियर है? You feel any doubt? सर इसमें जो VM/L है इसकी जगह पे IM कैसे आएगा? I इक्वल्स V अपॉन R होता है ओम लॉ से, V अपॉन R। यहाँ रजिस्टर नहीं, यहाँ इंडक्टर है, तो रिप्लेस हो जाएगा, इंडक्टर आ जाएगा, V की जगह V ही है। समझ गए ना? 1 2 और 3